सो वेलकम बैक एवरीवन। सो अब तक हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पीवाईक्यू कर रहे थे। वहां पे हमने क्लासिकल स्टैटिक्स कंप्लीट कर ली। ठीक है। सो क्लासिकल स्टैटिक्स के हमने जो प्रीवियस ईयर थे वो कंप्लीट कर लिए। सो अब हम बढ़ते हैं अगले सीरीज की तरफ, जिसमें हम क्वांटम स्टैटिक्स के क्वांटम स्टैटिक्स फिजिक्स CSIR नेट के प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है। इसके पीवाईक्यूज करेंगे। सो चलते हैं बिना कुछ डिले करे हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है दैट द डिवाइड टेम्परेचर ऑफ अ टू डायमेंशनल इंसुलेटर इज 150 के। ठीक है। डिवाइड टेम्परेचर हमें दे रखा है 150 केल्विन है। द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 के टू 2 के एंड 2 के टू 3 के। ठीक है। हमें ये पता है कि जो यूनिट टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज करना है और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज करना है। हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट, जो हमारी हीट रिक्वायर्ड, तो स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो सो हमें पता है कि दैट इन टू डी स्पेसिफिक हीट जो हमारी होती है, दैट इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज proportional to T square, and we can write it like CV is equals to B, कोई कांस्टेंट, एंड टी स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से मेरी CV मैं लिख सकता हूँ। नाउ हीट रिक्वायर्ड रेज रेज टेम्परेचर T1 टू T2। ठीक है। T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए? सो हीट इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू CV dt। ये पता है फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ पे वैल्यू करते हैं BT square dt from T1 to T2, and we can write it like BT cube by 3 from T1 to T2। ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास फ्रॉम 1 केल्विन टू 2 केल्विन। ठीक है। ये लोअर लिमिट हो गई है, अपर लिमिट हो गई टेम्परेचर की। Q1 इज इक्वल्स टू B/3, एंड इसकी जगह हम लिख सकते हैं T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब। ठीक है। वी कैन राइट इट लाइक B/3। T2 मेरा कितना है? 2 केल्विन। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दिस 8 माइनस 1 7, 7 B/3। Q1 की वैल्यू आ गई। ठीक है। नाउ फ्रॉम 2 केल्विन टू 3 केल्विन। ठीक है। 2 केल्विन से हमें 3 केल्विन तक जाना है। इसके लिए हम Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। Q2 इज इक्वल्स टू B/3 एज इट इज, एंड T2 मेरा कितना है इस बार? 3 केल्विन। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। Q2 is equals to B/3, and we can write it like A square माइनस B स्क्वायर है, तो A प्लस B माइनस B से हम ऐसे, अगर कोई लार्ज क्वांटिटी, अभी इसको तो हम जैसे इजिली सोल्व कर सकते हैं 3 9 - 4। बट अगर जैसे यहाँ पे 300 या 500 हो, यहाँ पे 540 हो, उस तरीके से A माइनस B से हम इजिली इन सब चीजों को सोल्व कर सकते हैं। दिस विल टर्न्स आउट टू बी 27। ओके, हियर क्यूब। ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, मैंने स्क्वायर गलत लिख दिया। 27 माइनस 8, वो मैंने बताया था ना अभी, जो स्क्वायर के लिए वैलिड होगा, A प्लस B माइनस B। ठीक है। सो 19/3 B। मेरा क्यू आ गया 19/3। मैं क्या चाहिए था? मैं रेशियो चाहिए था। द रेशियो मेरे को चाहिए Q1/Q2 का। Q1 मेरा है 7B/3, एंड Q2 कितना था?
19b/3। ठीक है, सो Q1/Q2 इज इक्वल्स टू 7/19। ठीक है, 7/19। सो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CSIR दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि फोर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल फिल अप एनर्जी लेवल 0 E and 2 E। सो हमें एनर्जी लेवल दे रखे हैं, सो एनर्जी लेवल बनाते हैं 0 E and 2 E। द नंबर ऑफ अवेलेबल माइक्रोस्टेट फॉर द टोटल एनर्जी 4E। टोटल एनर्जी हमें दे रखी है इज इक्वल्स टू 4E। एंड पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं? फोर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है, फोर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है एंड इन एनर्जी लेवल में मेरे को फिल करना है। और मेरे को टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? टोटल एनर्जी चाहिए 4। ठीक है, सो इनको थोड़ा सा के इजी करते हैं। एनर्जी लेवल को थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज 0 एनर्जी लेवल, दिस इज E एंड दिस वन इज 2E। ठीक है, मेरे को एनर्जी चाहिए कितनी? 4E। ठीक है, सो 4E के लिए मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन, पहले डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, सो मैं इनको ABCD लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो ABCD इस केस में मेरे पास 4, इनकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? 4E। अब क्या करते हैं, सपोज मैंने AB यहाँ फिल कर दिया और CD मैंने यहाँ फिल कर दिया, तो इस कंडीशन में भी 4E एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली अब इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देन AC एंड BD एंड देन AD एंड BC एंड देन A के तीनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब B के साथ आ जाएगा BC एंड AD एंड BD के साथ क्या आ जाएगा? AC। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएगा मेरा? लास्ट B के दोनों कॉम्बिनेशन बन गए एंड देन द लास्ट CD एंड AB। ठीक है, सो इनके कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट बन गए। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। सपोज अब एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड नहीं, दो या एक यहाँ पे, दो यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, क्योंकि इस केस में भी देखो यहाँ पे 0, 2 एंड 2, 4 हो गई। सो ए के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ए के साथ ये हो जाएगा, देन ए, वापस ए एंड BC की जगह BD एंड C ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड देन वापस ए एंड यहाँ पे आ जाएगा CD एंड B यहाँ पे चला जाएगा। अब इसके कोई तीन कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसके कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन, एक के साथ तीन कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने। सिमिलर सेम कॉम्बिनेशंस किसके साथ बनेंगे? B के साथ तीन कॉम्बिनेशंस एंड देन C के साथ तीन कॉम्बिनेशन एंड देन D के साथ तीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो इस तरीके से B, B, C एंड D, इस तरीके से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आएंगे। ठीक है, सो काउंट करते हैं। ठीक है, सो D के लिए 3, C के लिए 3, B के लिए 3, A के लिए 3, और ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास ये हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ये हो गए एंड 1 ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 7, 3 1 3 6 9 12 and these all are, let me count it again. Electricity has gone, guys. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे यहाँ से? अब इनको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 19। ठीक है, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 19। आप इनको काउंट करके देख लेना, 19 आ रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर
4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट अ सिस्टम ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक एंड नॉन इंटरैक्टिंग बोसॉन ऑफ मास m इन टू डायमेंशन एज डेंसिटी n। ठीक है, सो हमें सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम है, नॉन इंटरैक्टिंग बोसॉन्स है। सबसे पहले बोसॉन्स दे रखा है ऑफ मास m एंड टू डायमेंशन में मेरे पास बोसॉन्स है, डेंसिटी n दे रखी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर Tc। सो मेरे को Tc कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की थ्योरी में से ये पता है कि दैट फॉर द कंडीशन ऑफ बोस कंडीशन फॉर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इसके लिए जो कंडीशन होती है मेरे पास होती है डी बाई एस माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डी बाई एस जहाँ पे डी डायमेंशन है और एस जो है, एस अगर मेरी एनर्जी इस तरीके से होगी कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू के की पावर एस, तो उस तरीके से मेरे पास ये एस आता है। ठीक है, सो एस मेरा यहाँ से आ जाएगा। सो ये कंडीशन फॉलो करती है। सो हमें डायमेंशन की बारे में दे रखा है दैट डायमेंशन इज टू, सो डी इज इक्वल्स टू टू जो मेरे पास गिवन है। सो टू बाई एस माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो देखो कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक एंड नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन। फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक बोसॉन वी नो दैट सिंस फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स मेरे पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक है, रिलेटिविस्टिक नहीं, नॉन रिलेटिविस्टिक का बोसॉन्स तो पी स्क्वायर बाई टू एम। पी को मैं एच कट के लिख सकता हूँ, सो एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम। सो यहाँ से मेरे पास एनर्जी प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर आ गई। सो मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, टू। एस की वैल्यू भी टू आ गई। सो फॉर एस इज इक्वल्स टू टू, मेरे पास जो ये कंडीशन होगी टू इज माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। सो ये कंडीशन वॉयलेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन जो मेरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की वो वॉयलेट हो रही है। ये कंडीशन अगर मेरी वॉयलेट हो रही है तो क्या होगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होगा ही नहीं। सो बीईसी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर बीईसी पॉसिबल ही नहीं होगा तो बॉस टेम्परेचर जो मेरा होगा वो कितना होगा, जीरो। ठीक है, बॉस टेम्परेचर पूछा क्या, हाँ बॉस बीसी जो मेरे पास कंडेंसेशन टेम्परेचर पूछा है वो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। Each allowed energy level of a system of non-interacting fermions has degeneracy m। ठीक है, फर्मियोनिक सिस्टम है सबसे पहले तो। फर्मियोनिक सिस्टम मेरा है, डिजेनरेसी कितनी है मेरे पास, m है, m डिजेनरेसी है। इफ देयर आर n fermions, n मेरे पास है fermions एंड r जो मेरा है रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग, सो डिवाइडिंग मीन्स n बाई m इज इक्वल्स टू r। इस तरीके से है मेरे पास डिवाइड रिमाइंडर है। सो द डिजेनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी में फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि n नंबर ऑफ फर्मियंस है मेरे पास और डिजेनरेसी m है एंड r जो मेरे पास है वो रिमाइंडर है। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल्स टू टोटल फर्मियन इज इक्वल्स टू स्मॉल n टाइम्स m इंटू r। समझे इसको कि अगर मेरे पास मान लो n लेवल्स है, n लेवल्स है मेरे पास, तो उसमें मैं टोटल फर्मियंस जिसकी डिजेनरेसी m है वो मैं n लेवल्स में पढ़ सकता हूँ। एंड जो अपर लेवल आएगा, मतलब n लेवल तक तो मैंने पढ़ दिया, जैसे सिमिलर सपोज दिस इज द फर्स्ट लेवल एंड इसमें ये m भर दिए, एंड देन अपर लेवल सपोज इसमें मैंने m भर दिए, लेकिन यहाँ तक तो कम्प्लीटली फिल हो गया। एंड यहाँ पे अब मेरे पास जो है ये यहीं तक ही वराक आया। ठीक है, सो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास बचा r। ठीक है,
भाई एम तो टोटल स्टेट्स थी, उसमें से आर रिमाइंडर बचा मेरे पास। सो द डिजर्सी ऑफ द ग्राउंड, अब यही मेरी ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट मीन्स कि मैंने एक्साइटेड स्टेट में नहीं किया, पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से बढ़ते आ रहे हैं। सो इस स्टेट में कंप्लीट बढ़ गई, ये स्टेट कंप्लीट बढ़ गई। सो एन की अगर मैं वैल्यू 2 लेता हूँ, सो 2m प्लस आर, सो सपोज एन 1 एंड 2, 2m प्लस आर हो गया। सो दो स्टेट तो मेरी कंप्लीटली फिल हो गई। बची कौन सी स्टेट? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट की डिजर्सी है मेरे पास एम, उसमें से मेरे पास आर स्टेट्स फिल हो गई, ठीक है। सो इसकी डिजनरेसी क्या हो जाएगी? एम सी आर, ठीक है। सो एम सी आर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये दो स्टेट तो मेरी कंप्लीटली फिल हो गई, एंड अपर स्टेट में मेरे पास टोटल लेवल्स डिवाइडेड एम थे, एंड एम में से आर लेवल जो है वो रिमाइंडर था, वो फिल कर दिया मैंने, ठीक है। सो बचे, सो उसकी डिजनरेसी कितनी आ जाएगी? एम सी आर, ग्राउंड स्टेट ही रहेगा इस तरीके से। सो आई होप आपको